फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए जो उनका सर्वेइंग फर्स्ट का सब्जेक्ट है उसके हम सेकंड चैप्टर को आज स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। फिर इस वीडियो के एंड में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप फर्स्ट चैप्टर को कवर कीजिए, फिर हम सेकंड चैप्टर को पढ़ते हैं। तो सेकंड चैप्टर जो हमारा है जरीब सर्वेक्षण का है। तो अभी जिस फर्स्ट चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन था, जिसमें हम सभी सर्वेक्षण के बारे में पढ़े थे, उसी में आपको बताया गया था कि कौन कौन से चैप्टर आपको और पढ़ने हैं। तो आगे जितने भी सर्वेइंग फर्स्ट के चैप्टर हैं वो सभी आपके इंस्ट्रूमेंट के आधार पर, जितने भी हम सर्वे करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट के आधार पर जो वर्गीकरण उनका किया गया है। जैसे मान लीजिए चेन का यूज़ करके हम सर्वेक्षण कर रहे हैं तो चेन सर्वे हो गया, कंपास का यूज़ करके कर रहे हैं तो कंपास सर्वे कहलाता है, थियोडोलाइट का यूज़ करते हैं तो थियोडोलाइट सर्वे, प्लेन टेबल का यूज़ करें तो प्लेन टेबल सर्वे। तो इस प्रकार से बहुत सारे सर्वेक्षण उनके इंस्ट्रूमेंट के आधार पर, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं सर्वेइंग के दौरान, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें से जो आपका सर्वेइंग फर्स्ट जो आपका है उसमें आपका सिलेबस में, तो इसमें आपको केवल चेन सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे और आपका जो लेबलिंग का पार्ट्स है उसको पढ़ना है। तो ये सभी 4-5 चैप्टर हैं उसको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेन सर्वे के बारे में, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो भी हमारे चैप्टर्स होंगे उनको हम कवर करेंगे यहाँ पर इस चैनल पर। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम देखते हैं जरीब सर्वेक्षण होता क्या है और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसका 2 पार्ट में ये वीडियो कवर होगी। एक पार्ट में अभी हम कुछ थियोरेटिकल पार्ट जो इसके, इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी आपको मिल जाता है, तो उसको भी हम सेकंड जो पार्ट हमारा होगा उसमें जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे। और आज चलिए हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जरीब सर्वेक्षण से रिलेटेड। तो ये हमारा जरीब सर्वेक्षण है, चेन सर्वे है। जो चेन के द्वारा अगर हम मेजरमेंट करते हैं, कोई भी हॉरिजॉन्टल जो भी डिस्टेंस है वो मेजर करते हैं, तो इसी को हम चेन सर्वे के नाम से जानते हैं, जरीब सर्वेक्षण के नाम से। चेन को हिंदी में हम जरीब के नाम से जानते हैं। देखिए चेन सर्वे होता क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है। जब सर्वेक्षण करते समय हम मुख्य रूप से मुख्य उपकरण के रूप में जरीब का प्रयोग करते हैं तथा संपूर्ण सर्वेक्षण में केवल रैखिक मापे यानी कि लीनियर मेजरमेंट ही लेते हैं, तब इस प्रकार का सर्वेक्षण जरीब सर्वेक्षण कहलाता है। तो एक चीज़ें आपके यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि जो चेन सर्वे होता है, चेन सर्वे में केवल रैखिक मापे ली जाती है, केवल लीनियर मेजरमेंट लिए जाते हैं चेन सर्वे में, ठीक है। और कोई भी मेजरमेंट हम इससे नहीं कर सकते हैं चेन सर्वे के द्वारा। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चेन सर्वे के द्वारा हम केवल रैखिक मापे लेते हैं, और जो भी आपका सर्वेक्षण क्षेत्र होता है उसका जो भी मेजरमेंट करना होता है हम चेन के द्वारा अगर करते हैं। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, अगर मेन रूप से इंस्ट्रूमेंट के रूप में हम जरीब का यूज़ कर रहे हैं, चेन का यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो सर्वे का प्रोसेस होगा, पूरा प्रोसेस, उसको हम उस सर्वे को हम चेन सर्वे के नाम से जानेंगे। तो ये हो गया आपका डिफिनीशन चेन सर्वे क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सामान्यतः कम परिशुद्धता वाले कार्यों, छोटे क्षेत्रों तथा कम समय में किया जाने वाला सबसे साधारण सर्वेक्षण जरीब सर्वेक्षण होता है। अतः इस प्रकार का सर्वेक्षण प्रारंभिक सर्वेक्षण कहलाता है। तो जो आपका अगर क्षेत्र छोटा हो, परिशुद्धता कम अगर रखनी हो, तो फिर इस प्रकार के सर्वेक्षण में हम चेन सर्वे का यूज़ करते हैं, और ये सिंपल होता है और कम टाइम में ये हो जाता है। तो ये इसी को, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, प्रारंभिक सर्वेक्षण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जरीब सर्वेक्षण करने के लिए संपूर्ण सर्वेक्षण क्षेत्र को छोटे छोटे सटे हुए अनेक त्रिभुजों में बांट लिया जाता है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चेन सर्वे होता है, चेन सर्वे हम करते कैसे हैं, इसमें जो भी हमारा सर्वे का क्षेत्र होता है, संपूर्ण सर्वेक्षण क्षेत्र होता है, उसको हम छोटे छोटे त्रिभुजों में बांट लेते हैं। तो त्रिभुज आप ये जरूर याद रखिएगा कि छोटे छोटे ट्रायंगल में बांट कर और इनका सर्वेक्षण हम करते हैं चेन सर्वे में, ठीक है। जरीब सर्वेक्षण जरीब त्रिकोणीयन भी कहलाता है। जरीब सर्वेक्षण किसके नाम से जाना जाता है, जरीब त्रिकोणीयन की चेन ट्रायंगुलेशन के नाम से भी हम इसको जानते हैं, चेन सर्वे को। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वेक्षण उपरांत आरेखन को दृष्टिगत रखते हुए यह वांछनीय है कि यथासंभव सभी त्रिभुज शुभाकारी हों, अर्थात त्रिभुज का कोई भी कोण 30 डिग्री से कम या 120 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है आपके चेन सर्वे में कि जो भी त्रिभुज में जो भी क्षेत्र हमारा होता है उसको छोटे छोटे त्रिभुज में हम बांट लेते हैं, और वो जो त्रिभुज होता है वो आपका शुभाकारी होना चाहिए सबसे पहले।
एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि त्रिभुज जो होगा सुआकारी होना चाहिए, और त्रिभुज का कोई भी कोण, जो एंगल त्रिभुज का होता है, कोई भी कोण 30 डिग्री से कम या फिर 120 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि त्रिभुज आपका सुआकारी होना चाहिए और उसका जो एंगल है 30 डिग्री से कम 120 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि जो त्रिभुज होता है आपका चेन सर्वे में, त्रिभुज को में बांटकर हम सर्वे करते हैं, तो उसमें जो एंगल होता है वो कितना होना चाहिए, तो 30 डिग्री से कम और 120 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पज, उद्देश्य क्या है चेन सर्वे के, तो इसको हम देख लेते हैं। समस्त चक, पहला उद्देश्य हमारा समस्त चकबंदी कार्य करने के लिए जरीब सर्वेक्षण किया जाता है। जो भी चकबंदी कार्य होते हैं उसको करने के लिए जरीब सर्वेक्षण का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है किसी क्षेत्र का नक्शा बनाने के लिए इस सर्वेक्षण का प्रयोग करते हैं। तो ये दो मेन उद्देश्य है, इनके पर्पज है चेन सर्वे के। नेक्स्ट हम देखते हैं जरीब सर्वेक्षण के सिद्धांत, इनके प्रिंसिपल्स क्या है चेन सर्वेइंग के। तो जरीब सर्वेक्षण के सिद्धांत निम्न है। जरीब सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य त्रिकोणीय है, ट्रायंगुलेशन है, फर्स्ट हमारा है। दूसरा पॉइंट हमारा है जरीब सर्वेक्षण में सभी मापे क्षैतिज समतल में लेते हैं। फिर हमारा है भू क्षेत्र में सभी ज्यामितीय आकृतियां सामान्यतः त्रिभुज सुआकारी होनी चाहिए, और भू क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य सीमा के अंदर की ओर बढ़ाया जाए। तो जो इनके प्रिंसिपल्स हैं, उद्देश्य हैं, सबसे फर्स्ट हमारा कि त्रिकोणीय होना चाहिए। जो भी हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट हम क्षैतिज समतल में लेते हैं, और जो भी ज्यामितीय आकृतियाँ होती है उसमें जो त्रिभुज होते हैं वो सुआकारी होना चाहिए, और त्रिभुज का जो एंगल है 30 डिग्री से कम 120 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, यथासंभव समस्त खसके, जो भी हमारे ऑफसेट लेते हैं, खसके लेते हैं, छोटे हो तथा समकोण लिए जाए। खसके अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर मेन कोई लाइन है, कोई रोड आपको बनानी है, उसका आप सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो इस रोड के अगल बगल में कोई भी पेड़ पौधे, कोई भी बिल्डिंग है, कुछ भी है कि कोई भी चीज़ें यहाँ पर आपकी आती हैं, जो भी सर्वेक्षण करते हैं उसके अगल बगल में कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो उसकी भी अगर डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पेड़ है एक, और ये हमारा रोड है, मेन रोड है जिसका हम सर्वे कर रहे हैं, इसके बगल में कोई पेड़ आपका आ गया, तो हम क्या करते हैं इस रोड से इस पेड़ तक की डिस्टेंस भी ले लेते हैं कि कितनी दूरी पर ये पेड़ है, कितनी दूरी पर कोई बिल्डिंग है, कितनी दूरी पर, मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पर बीच रास्ते में आएंगी मिलेंगी, तो उसकी डिस्टेंस भी हम लेते रहते हैं इससे लंबवत। तो वही हमारा होता है खसका। ठीक है, समकोण लिए जाए। किसी नए बिंदु की स्थिति कम से कम 2 ज्ञात निर्देश बिंदुओं से मापकर निर्धारित की जाए। नए बिंदु की स्थिति के निर्धारण के लिए खाका चित्र यानी कि जो की प्लान होता है उसको बना लेना चाहिए। तो ये सभी आपके प्रिंसिपल्स हैं चेन सर्वेइंग के। तो अगर आपको ये जो सब्जेक्ट है अच्छे से कवर करना है, या फिर पूरा मतलब ऐसा पढ़े कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आए, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक जरूर देखें, और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप स्किप करेंगे तो ज़्यादा क्लियर नहीं होगा आपको कोई भी टॉपिक, तो इसलिए बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जरीब मापन में प्रयोग होने वाला उपकरण। तो जरीब मापन जो हम करते हैं, चेन सर्वेइंग करते हैं, इसमें कौन कौन से मेन इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम इसमें यूज करते हैं। तो देखिए, जरीब सर्वेक्षण करते समय प्रयोग होने वाले उपकरण निम्न हैं। जो भी उपकरण हम उनके साथ यूज करते हैं सब वही सारे उपकरण हैं। अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो बिल्कुल आपको ये सारे उपकरण रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे सारे उपकरण लेके, तो रेगुलर का आपका यही काम रहेगा। तो आप बार बार जब एक ही काम करेंगे तो आपको सारे उपकरण ऐसे ही रट जाएंगे कि कौन कौन से उपकरण हम जरीब सर्वेक्षण में या फिर कंपास सर्वे में या फिर लेवलिंग में यूज करते हैं। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जरीब सर्वेक्षण में जो हम यूज करते हैं, सबसे पहले तो हमारा जरीब है, चेन है जो मेन होता है। इसमें चेन आपको मेट्रिक और नॉन मेट्रिक 2 टाइप के चेन जाते हैं। चेन के बारे में पूरा डिटेल हमको पढ़ना आगे इसी वीडियो में, कि चेन कितने टाइप्स को होते हैं, कि इनकी लंबाई कितनी होती है, टोटल एक लिंक्स की लंबाई कितनी होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। दूसरा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है फीता यानी कि टेप्स, जिसके द्वारा भी हम जो भी आपके डिस्टेंस होते हैं उसको मेजर करते हैं। टेप के द्वारा भी हम मेजर करते हैं और चेन के द्वारा भी मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सुआ या तीर, जो भी आपके एरो होते हैं, मार्किंग पिन होते हैं जिसको हम बोलते हैं एरो। मार्किंग करने के लिए कोई भी स्टेशन आपका है, अगर वहाँ से रेंजिंग रॉड आप लगाए हुए हैं या फिर उस स्टेशन को मार्क करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम एरो लगा देते हैं। नेक्स्ट हमारा है खूटिया यानी कि पेक्स, और फिर हमारा आरेखन दंड, रेंजिंग रॉड्स जिससे हम रेंजिंग करते हैं। फिर हमारा खसका दंड, ऑफसेट रॉड्स, खसका दंड से हम ऑफसेट लेते हैं, ये ऑफसेट रॉड हमारा है।
नेक्स्ट हमारा होता है लकड़ी का हथौड़ा, जो मैलेट होता है, जो भी हमारे पेक्स वगैरह लगाने के लिए यूज़ होता है। जैसे सेंटरिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर हम सेंटर पे पेक्स लगा देते हैं जिससे सेंटर की पहचान होती रहे। तो इस पेक्स को धंसाने के लिए हमें मैलेट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारा है झंडिया, फ्लैग्स, यानी कि जो भी आपके रेंजिंग रॉड होते हैं, रेंजिंग रॉड पे अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसके ऊपर हम फ्लैग्स लगा देते हैं जिससे दूर से हमें पहचान होती रहे कि यहाँ पर हमारा स्टेशन है। नेक्स्ट हमारा साहुल प्लम्बाब, जिससे हम अपना जो भी हमारा सेंटरिंग का काम होता है वो करते हैं प्लम्बाब की मदद से। नेक्स्ट हमारा समकोर डालने के उपकरण, समकोर डालने का उपकरण यानी कि जो भी हमारा समकोर डालते हैं हम, उसके लिए हम अलग अलग उपकरण यूज करते हैं। पहला हमारा खुला गुनिया यानी कि ओपन क्रॉस स्टॉप, और दूसरा हमारा ऑप्टिकल स्क्वायर, जिसके द्वारा भी हम समकोर डालते हैं। तो जो भी हम समकोर डालने का उपकरण जो हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से उपकरण यूज करते हैं। तो ओपन क्रॉस स्टॉप और ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज हम करते हैं किसके लिए, समकोर डालने के लिए। नेक्स्ट हमारा है लाइन रेंजर, लाइन रेंजर से भी हम रेंजिंग करते हैं। और क्षेत्रपंजी, फील्ड बुक, फील्ड बुक में हम सारे जो भी आपका मेजरमेंट होता है उसको हम नोट करते हैं। और फिर हमारा पेंसिल, रबर, चाकू, ETC जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जो भी आप सर्वेइंग का काम करते हैं, चेन सर्वे या फिर कोई भी, तो जो भी आप यूज़ करते हैं सर्वेइंग में या फिर जो भी प्लानिंग वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं सभी इंस्ट्रूमेंट इसमें आ जाते हैं। तो ये सभी मेन इंस्ट्रूमेंट थे जो भी आपके चेन सर्वे के हैं, तो यही सब यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारा है जरीब। चेन क्या होता है, तो चेन के बारे में हम देखेंगे, चेन आपका क्या होता है, चेन के पूरे डिटेल देखेंगे, टाइप्स वगैरह। तो देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी आपका चेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जरीब का प्रयोग जमीन नापने के लिए पुराने समय से ही किया जाता है। साधारण जरीब जस्तीकृत लोहे यानी कि ग्लेनाइज्ड जो आयरन होती है, GI होती है, उसके 4 mm व्यास के तार की समान लंबाई की कड़ियों की बनी होती है। जो आपकी साधारण जरीब होती है जस्तीकृत लोहे के 4 mm व्यास के, ठीक है, जो लोहा होता है उसके 4 mm व्यास के तार की समान लंबाई की कड़ियों में लिंक्स की बनी होती है। छोटे छोटे लिंक्स होते हैं जिनको आपस में ज्वाइंट करके हम चेन बनाते हैं। MKS प्रणाली में जरीब की लंबाई 20 मीटर या 30 मीटर होती है। ये आपका इम्पोर्टेंट है कि जो जरीब की लंबाई होती है MKS प्रणाली में, यही हम ज़्यादातर यूज़ भी करते हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि 20 मीटर और 30 मीटर में हमारी चेन उपलब्ध होती है। IS 1492-1956 के अनुसार 2 कड़ियों के बीच का जोड़ 3 छल्लों द्वारा बना होता है। 2 कड़ियों के जो बीच का जोड़, 2 लिंक्स जो हमारे होते हैं उनके बीच का जोड़ जो होगा 3 छल्लों के द्वारा बना होता है। तो इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आपका चेन होता है, चेन की जो लंबाई होती है आपके इस प्रणाली में हमको 20 मीटर से 30 मीटर की लंबाई में ये चेन मिल जाती है। तो ये आप याद रखेंगे कि चेन 2 टाइप्स के आपको मिल जाते हैं, एक 20 मीटर के, एक 30 मीटर के। नेक्स्ट हम देखते हैं जिनमें बीच का छल्ला गोल तथा किनारों के दोनों छल्ले अंडाकार होते हैं। जब 2 लिंक्स मिलते हैं तो उनके बीच में जो ज्वाइंट्स होता है 3 छल्लों के द्वारा बना होता है। और जो 3 छल्ले होते हैं इसमें बीच का जो छल्ला होता है वो गोल होगा और किनारों के दोनों छल्ले अंडाकार होते हैं। अभी आगे आपको लिंक्स का डायग्राम भी दिखाया जाएगा जो भी चेन है उसके बारे में, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। कड़ियों को आपस में जोड़कर वांछित लंबाई की जरीब बनाई जाती है। जरीब के दोनों किनारों पर पीतल का एक एक हैंडल लगा होता है। तो जो जरीब होती है उसके किनारे पर पीतल के एक एक हैंडल लगा होता है जिससे हम जरीब को पकड़ सके और मेजरमेंट कर सके। जो फिरकी जोड़ द्वारा कड़ी से लगा होता है। फिरकी किस जोड़ द्वारा, तो ये आपका जो फिरकी जोड़ है इंपॉर्टेंट है, इसी के द्वारा जो हैंडल होता है फिरकी जोड़ के द्वारा हैंडल लगा होता है कड़ी के साथ। हैंडल में हाथ का पंजा डालकर जरीब को आसानी से खींचा जा सकता है। जो हैंडल आपकी लगी होती है उसमें हाथ का पंजा डालकर और जरीब को आसानी से खींच सकते हैं। आगे फिगर में हम देखेंगे कि जरीब आपका किस तरीके से होता है। जरीब की निर्दिष्ट लंबाई जो होती है पूर्णतः खुली अवस्था में दोनों हैंडलों के बाहरी किनारों के बीच की दूरी होती है। दोनों हैंडलों पर जरीब की निर्दिष्ट लंबाई लिखी रहती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है कि जो जरीब की निर्दिष्ट लंबाई होती है पूर्णतः खुली अवस्था में, ठीक है, जो खुली अवस्था में चेन हमारी होती है इसमें दोनों जो हैंडल लगे होते हैं हैंडल के बाहरी किनारों के बीच की दूरी हमारी होती है जरीब की जो निर्दिष्ट लंबाई होती है, डिजाइन लेंथ, ठीक है। तो दोनों हैंडल पर जरीब की निर्दिष्ट लंबाई लिखी हो, तो जो भी आपके हैंडल लगे होते हैं जरीब में दोनों किनारों पर, उस पर जरीब की जो लंबाई होती है, जैसे 20 मीटर की चेन है, 30 मीटर की चेन है, तो उस पर लिखी होगी 20 मीटर या 30 मीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं जरीब के मुख्य वर्गीकरण। तो जरीब के जो मेन वर्गीकरण है वो 2 है, एक मेट्रिक चेन और दूसरा हमारा नॉन मेट्रिक चेन। तो देखिए मेट्रिक चेन के बारे में अगर हम देखें, मेट्रिक जरीब के और भी टाइप्स हैं। तो पहला हमारा मेन तो इनके 2 टाइप्स है, मेट्रिक और नॉन मेट्रिक। तो मेट्रिक को हम देख रहे हैं। मेट्रिक जरीब के प्रकार, मेट्रिक जरीब जो होती है जो जिसकी लंबाई मीटर में हमारी लिखी होती है वो हमारी मेट्रिक जरीब होती है।
तो यहाँ पर आपको मिल जा रही है, पहला हमारा है 20 मीटर 30 मीटर लंबाई की जरीब, और दूसरा हमारा स्टील बैंड है इस्पात पत्ती जरीब, जो भी आपकी 20 मीटर और 30 मीटर में होती है। यह जरीब MKS प्रणाली की है तथा IS 1492/1970 के अनुसार निम्न लंबाई में उपलब्ध है, 30 मीटर 20 मीटर 10 मीटर तथा 5 मीटर। लेकिन जनरली जो हम यूज़ करते हैं 30 मीटर और 20 मीटर की चेन हम यूज़ करते हैं। तो मेट्रिक में आपको याद रखना है कि मेट्रिक जो जरीब होती है, जो जिनकी लंबाई मीटर में होती है, वो 20 मीटर में और 30 मीटर में हमको उपलब्ध होती है। नेक्स्ट हमारा है नॉन मेट्रिक जरीब के प्रकार। जो नॉन मेट्रिक जरीब है उसमें आपका पहला है 100 फुट जरीब, जिसको हम इंजीनियर जरीब के नाम से जानते हैं, और जिसकी लंबाई होती है 100 फुट, इसलिए हम इसको 100 फुट जरीब भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा गंटर जरीब, जिसकी लंबाई 66 फीट होती है। राजस्व जरीब या पटवारी जरीब, जिसकी लंबाई 33 फीट होती है। तो ये आपके हो गए नॉन मेट्रिक, यानी कि मीटर में इनकी लंबाई नहीं है, इनकी लंबाई फीट में है, जो पहले यूज़ होता था, आज भी यूज़ होते हैं कहीं कहीं। तो ये हमारे हो गए नॉन मेट्रिक और ये हमारी हो गई मेट्रिक। तो इस प्रकार से जरीब के वर्गीकरण है। भारतवर्ष में अब समस्त मापे लेते समय मीटर प्रणाली में प्रयोग में लाई जाती है। जो मीटर प्रणाली है उसको प्रयोग में लाते हैं, कोई भी मेजरमेंट करते हैं, परंतु कहीं कहीं अब भी भूमि की माप के लिए FPS प्रणाली प्रयोग होती है, जिसमें हम इनका यूज़ करते हैं 100 फुट जरीब का, या फिर घंटर जरीब का, या फिर राजस्व जरीब या पटवारी जरीब के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं कि चेन कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेन अब अगर आप एक साथ देखें तो ये आपके 5 हो गए। एक तो 100 फुट जरीब या इंजीनियर जरीब, जिसकी लंबाई 100 फीट होती है। घंटर जरीब, जिसकी लंबाई 66 फीट होती है। राजस्व जरीब या पटवारी जरीब, जिसकी लंबाई 33 फीट होती है। मीटर जरीब, जिसकी लंबाई 20 मीटर या 30 मीटर होती है। और स्टील बैंड एक होता है आपका। तो ये टोटल अगर मिला के हम देखें मेट्रिक नॉन मेट्रिक एक साथ, तो 4-5 टाइप के आपके हो जाते हैं, लेकिन अलग अलग हम करें तो भी आपके 2 इसमें आ जाएंगे, 3 इसमें आ जाएंगे। तो टोटल आपको याद रखना है कि नॉन मेट्रिक या मेट्रिक में कितने टाइप्स के आपके जो भी चेन होते हैं वो उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट हमारा 100 फुट जरीब। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। चेन के बारे में आपको डिटेल पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन से टाइप्स के जरीब होते हैं, कितने टाइप्स के, और पूरा डिटेल उनसे पूछा जाता है। तो देखिए 100 फुट जरीब क्या होता है। यह जरीब FPS प्रणाली की है, यानी कि फुट पाउंड और सेकेंड प्रणाली की है ये जरीब। इसका नाम इंजीनियर चेन भी है। इस जरीब में प्रत्येक कड़ी, आप याद रखेंगे कि इंजीनियर चेन किसे कहते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कभी इंजीनियर चेन के नाम से पूछ लिया जाएगा, कभी 100 फुट जरीब के नाम से पूछ लिया जाएगा। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आप दोनों नाम जरूर याद रखें, ठीक है। 100 फुट चेन या फिर इंजीनियर चेन एक ही है। इस जरीब में प्रत्येक कड़ी की जो लंबाई होती है 1 फुट होती है तथा कुल कड़ियों की संख्या 100 फुट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रत्येक कड़ी की लंबाई 1 फीट है, और जो कुल कड़ियां हैं, कुल लिंक्स इसमें है 100 है। तो एक कड़ी की लंबाई अगर 1 फीट है तो 100 लिंक्स है, तो 100 लिंक्स की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 फुट हो जाएगी। प्रत्येक 10 कड़ियों के बाद पीतल की एक टल्ली पड़ी होती है। दूरी के अनुसार यह जो पीतल का टिल्ला लगा होता है, 1 नोक 2 नोक 3 नोक तथा 4 नोक टांग वाला लगाया जाता है। जरीब के ठीक मध्य में एक गोलाकार टिक्का लगा होता है। अब यह जरीब सामान्य प्रचलन में नहीं है, तो इनका हम यूज़ नहीं करते हैं अब, लेकिन इसके बारे में पढ़ना जरूरी है, एग्जाम में आपके पूछा जाता है ये। तो इस प्रकार से जो आपको यहाँ पर इंजीनियर चेन के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर जो टिल्ला लगा होता है, ये आगे अभी आप फिगर में देखेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो आपको बताया गया कि यहाँ पर टिल्ला लगा होता है, 1 नोक 2 नोक 3 नोक तथा 4 नोक या फिर टांग वाला लगाया जाता है। जरीब के ठीक मध्य में एक गोलाकार टिल्ला लगा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 नोक लगा है तो कितने मीटर की लंबाई होगी, 2 नोक लगा है तो कितनी लंबाई उनकी होगी फीट में या मीटर में, 3 नोक लगा है तो कैसे हम पहचानेंगे, जैसे 10 मीटर 20 मीटर, जैसे मान लीजिए 1 लगा है तो 10 मीटर हो गई 1 नोक तक, 2 लगा है तो 20 मीटर हो गया, 3 लगा है 30 मीटर हो गया। तो बार बार आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टिल्ला जैसे आप देखेंगे तो आप बता देंगे कि यहाँ तक की लंबाई इतनी है। 4 नोक लगा है तो 40 से हो गया। फिर बीच में आपका क्या होता है कि एक गोल टिल्ला लगा होता है, तो वहाँ पर आपकी आधी लंबाई होती है। इस वाली 100 फुट की जरीब है तो वहाँ पर आपका 50 फीट कंप्लीट हो जाएगा। अगर 30 मीटर की जरीब है तो 15 मीटर हो गया, 20 मीटर की जरीब है तो 10 मीटर हो गया। तो इस प्रकार से होता है। तो 100 फुट है तो मान लीजिए गोल जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर 50 हो गया, आपका 50 फीट हो गया। फिर उसके आगे आपका क्या होता है ना कि ऐसा नहीं कि 1 2 3 हो गया फिर एक गोल टिल्ला लगा, फिर उसके बाद 4 5 6, ऐसा नहीं होता। फिर आपका घटता चला आता है, जैसे 1 2 3 आपका था, 4 था, फिर गोल टिल्ला लग गया तो 4 तक 40 हो गया, गोल जो टिल्ला लगा वहाँ पर 50 हो गया। फिर आपका 4 रहेगा, फिर 3 2 1, इस प्रकार से। तो उसमें हम ऐड करते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए 50 हो गया, फिर 60 हो गया, 70 80 90 100, इस प्रकार से। तो अभी आगे आपको डायग्राम में दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से चेन होती है और उसमें किस प्रकार से लगे होते टैग्स। देखिए यहाँ पर
फिगर में आप देख सकते हैं इंजीनियर जरीब के बारे में ही आपको दिखाया गया, जिसकी लंबाई 100 फीट होती है, जिसको हम 100 फुट जरीब के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो लंबाई आपका ये जो चेन होता है, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इनकी टोटल लंबाई है, डिजाइन जो भी इनकी लेंथ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैंडल लगा हुआ है, यहाँ पर हैंडल लगा हुआ है। तो इस हैंडल में देखिए बीच में गैप होता है, जिसमें हम हाथ का पंजा डालकर और इस हैंडल की मदद से हम चेन को खींच सकते हैं, ठीक है, और फैला सकते हैं। तो ये आपके हैंडल लगे हुए हैं और टोटल इनकी जो लेंथ है 100 फुट है। अब हम पहचानेंगे कैसे, बार बार हमको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टैग्स जो लगे हुए हैं, ठीक है, ये चेन है मेन, ये जो आपकी लाइन दिख रही है ये चेन है और इसमें टैग्स लगे होते हैं कुछ कुछ दूरी पर। तो इस प्रकार से देखिए, अभी आपको बताया गया कि 1 नोक वाला, 2 नोक वाला, 3 नोक वाला, 4 नोक वाला, फिर गोल आपका टिल्ला लगा होगा, सबसे जो सेंटर में होगा सेंटर पॉइंट, यानी कि जितने फीट की आपकी जरीब है, जितने मीटर की है, उसका जहाँ पर सेंटर होगा वहाँ पर गोल टैग लगा होगा, ठीक है। तो वहाँ से हमको पता, जैसे मान लीजिए कभी जरीब हम खोल रहे हैं, कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो आपको बार बार काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कितने लिंक्स हो गए, कितनी लंबाई हो गई। तो आपको जैसे ही टैग देखेंगे गोल टैग तक अगर है तो वहाँ पर आपका 50 फीट कंप्लीट हो जाएगा। एक टैग लगा हुआ है, 1 नोक वाला है तो 10 फीट यहाँ पर हुआ, 2 नोक वाला है तो 20 फीट हो गया, 3 नोक वाला 30 फीट, 4 नोक है 40 फीट। अगर गोल टैग जहाँ पर लगा हुआ वो 50 आपका है, यानी कि सेंटर पर है। फिर इसके बाद फिर हमारा घटता हुआ चला जाएगा, यानी कि 4 था तो फिर हमारा ये 4 होगा तो इनके आगे का हम ऐड कर लेंगे, 60 हो जाएगा। फिर 3 होगा तो 70, फिर 2 होगा तो 80, फिर 1 होगा तो 90 और यहाँ तक आपका पूरा 100 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका चेन कुछ होता है और इसमें टैग्स लगे होते हैं। तो सबसे ज़रूरी था आपको इस टैग्स को समझना। चेन जब भी आप देखेंगे, आप लैब में जाएंगे, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं गंटर जरीब। दूसरा जो हमारा है गंटर जरीब, जिसकी लंबाई 66 फीट होती है। आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरीब के बारे में पूछे जाते हैं। तो इनकी जो लंबाई होती है वो 66 फीट होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गंटर जरीब भी एपीएस प्रणाली की है, अभी आपकी फुट पाउंड सेकंड प्रणाली की है। इसकी लंबाई 66 फुट होती है। यह सर्वेक्षण जरीब भी कहलाती है, इसको हम सर्वेयर जरीब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सर्वेक्षण जरीब, इसमें भी 100 कड़ियाँ होती है, इसमें जो टोटल लिंक्स होते हैं 100 कड़ियाँ होती हैं। अतः एक कड़ी की लंबाई इस पर 0.66 फीट होती है, ठीक है। एक कड़ी की जो लंबाई होती है इसमें 0.66 फीट होती है और टोटल 100 लिंक्स होते हैं। गंटर जरीब से भूमि की माप मील, फरलाख तथा एकड़ में आसानी से नापी जा सकती है, क्योंकि जरीब की लंबाई का इन मापों से सीधा संबंध होता है। तो जो गंटर जरीब होती है इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो भूमि की माप होती है उसको मील, फरलाख तथा एकड़ में आसानी से माप सकते हैं। तो एक गंटर जरीब में आपके 66 फीट होते हैं। अगर 10 गंटर जरीब की बात करें तो इसमें आपके 6 से 66 फुट हो जाएंगे, जिसको हम 220 गज के नाम से जानते हैं। ये हमारा 22 गज है। और 80 गंटर जरीब अगर आपकी है तो इसी में हम क्या करें, मल्टीप्लाई करते चल जाए। एक की है 66 फीट, तो अगर 10 का पूछा जा रहा है तो 10 में भी 66 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 80 का पूछा जा रहा है तो 80 में भी हम कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मतलब क्या है कि 1 मील या 220 गज, 22 गज या फिर फरलाख से है कि कितना होता है 10 जरीब और 1 जरीब, ये दोनों मिलाकर 10 जरीब में आपके 6 से 66 फीट हो जाएंगे यहाँ पर, और 1 जरीब में आपके 66 फीट है। तो टोटल मिला के आपका 10 वर्ग जरीब हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं 1 एकड़, ठीक है। जो 10 वर्ग जरीब आपका 1 एकड़ के बराबर होता है। तो कुछ ये चीज़ें भी जानना जरूरी है, जो आप एग्जाम में ये लिख देंगे तो सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा है राजस्व जरीब, यानी कि रेवेन्यू चेन आपका क्या होता है, राजस्व जरीब क्या होता है। तो इसके भी 2 नाम है, ठीक है, राजस्व जरीब या फिर इसको हम पटवारी जरीब के नाम से जानते हैं। तो आप दोनों नाम जरूर याद रखें, किसी भी नाम से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी सहायता से खेतों की सीमाएं निर्धारित की जाती है, जो लिमिट्स होते हैं वो निर्धारित किए जाते हैं इसकी सहायता से, राजस्व जरीब की सहायता से। इसी का ज़्यादातर यूज होता है। देखिए यह जरीब भी एपीएस प्रणाली की है। इस जरीब की लंबाई 33 फुट होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी टोटल जो लंबाई होती है 33 फीट होती है। जो आपका राजस्व जरीब होता है इसकी टोटल लंबाई हमारी 33 फीट होती है, तथा इसमें समान लंबाई के 2x1/16 फुट की 16 कड़ियाँ होती है। इसमें क्या होती है, 16 कड़ियाँ होती हैं और एक कड़ी की लंबाई आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टोटल इनकी लंबाई हुई 33 फुट और 16 कड़ियाँ हैं, 16 लिंक्स है। तो एक लिंक्स की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो नॉन मेट्रिक चेन थे उसके बारे में पहले हम डिटेल देख लिए कि जो आपके इंजीनियर चेन होते हैं, फिर 100 फुटी जरीब जो होती है, 2 नाम है उनके, जो जिनकी लंबाई 100 फुट होती है। जो गंटर जरीब है इसको हम सर्वेक्षण जरीब के नाम से भी जानते हैं, इनकी लंबाई 66 फीट होती है। जो आपके राजस्व जरीब है जिसको हम पटवारी जरीब के नाम से भी जानते हैं, जिनकी लंबाई 33 फुट होती है। तो आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि कितने टाइप्स की जरीब होती है, उसकी लंबाई टोटल कितनी होती है, उसमें टोटल लिंक्स की संख्या क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा मीटरी जरीब की अगर बात करें हम,
तो जो हम यूज़ करते हैं आजकल, जो भी आप सर्वेइंग का काम करेंगे उसमें मीटरी जरीब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मीटरी जरीब विभिन्न लंबाई जैसे 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर लंबाई में उपलब्ध होती है। ये सभी जरीबों में कड़ी की जो लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर होती है। तो कोई भी जरीब आपका हो, कितनी भी लंबाई का हो, उसमें जो एक लिंक्स की लंबाई होती है, जो मीटरी जरीब होती है, उसमें आपकी एक लिंक्स की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। जैसे आप रेंजिंग रॉड में भी देखेंगे तो रेंजिंग रॉड में एक जो पार्ट्स होता है उसकी लंबाई आपकी 20 सेंटीमीटर होती है। जब रेंजिंग रॉड आप देखेंगे आपको दिखाया जाएगा रेंजिंग रॉड किस प्रकार से होता है और उससे कैसे हम रेंजिंग करते हैं। तो उसमें आपको आपको पार्ट्स दिखाई देंगे कलर में, या तो वाइट और रेड में होगा या फिर वाइट और ब्लैक में होगा। तो इस प्रकार से जो एक पार्ट्स होगा या फिर वाइट वाला या ब्लैक वाला, तो उसकी जो लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर होती है। इसी प्रकार से इसमें भी है कि जो आपकी जरीब है, जरीब चाहे किसी भी मेजरमेंट के हो, इसमें एक लिंक्स की लंबाई जो होती है, छोटे छोटे लिंक्स को मिला के बनाया जाता है जरीब, तो एक लिंक्स की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक जरीब में लंबाई के अनुसार कड़ियों की संख्या बदल जाती है। तो लंबाई के अनुसार क्या होती है, कड़ियों की संख्या बदल जाएगी, लेकिन एक कड़ी की जो माप है 20 सेंटीमीटर वो वही रहेगी। देखिए 5 मीटर जरीब अगर है तो 5 मीटर में यहाँ पर देख सकते हैं 5 मीटर में देखिए 1 मीटर चेन में आपके 5 लिंक्स होते हैं। तो 5 मीटर चेन में कितने लिंक्स हो जाएंगे, 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे चाहे जितने मीटर की भी चेन है, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर चेन में आपके 5 लिंक्स होते हैं। ये आपको याद रखना है कि 1 मीटर की जो चेन होती है उसमें हमारे 5 कड़ियाँ होती हैं। तो चाहे जितने भी आपके जो जरीब की लंबाई है उसके लिए अगर कड़ियों की संख्या पूछी जाए, लिंक्स पूछा जाए, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। देखिए 5 मीटर की जरीब है तो 5 में हम 5 से मल्टीप्लाई किए तो 25 कड़ियाँ आ गई। 10 मीटर की जरीब है तो 50 कड़ियाँ होंगी, 50 लिंक्स होंगे इसमें। 20 मीटर की जरीब है तो आपके 100 लिंक्स होंगे। 30 मीटर की जरीब तो 150 लिंक्स। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है 20 मीटर और 30 मीटर है, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन में भी और आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी, कि 20 मीटर की जरीब है तो उसमें कड़ियों की संख्या कितनी होगी। तो 20 मीटर में आपकी 100 होंगी और 30 मीटर में 150 होंगी। ये कब होती है, कैसे होती है, क्योंकि एक लिंक्स की जो लंबाई है 5, एक मीटर चेन में 5 लिंक्स होते हैं। तो 20 मीटर चेन में कितने लिंक्स होंगे, 20 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 30 मीटर में भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये 100 और 150 क्यों होते हैं, क्योंकि हमेशा बस स्टूडेंट ये रट लेते हैं कि 20 मीटर में 100 लिंक्स होते हैं, 30 मीटर में 150 होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपको क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मीटरी जरीब में हर 5 कड़ियों के बाद मध्य रिंग में एक ब्रास का छोटा रिंग पड़ा होता है। जैसे आपको अभी 100 फुट जरीब में दिखाया गया इंजीनियर जरीब में, उसी प्रकार से सेम कुछ प्रोसेस यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर मीटर में आपको मिलेगा। जो 5 कड़ियाँ या फिर 1 मीटर की लंबाई दर्शाता है। देखिए यहाँ पर आपका लिखा गया है, छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स होते हैं, वो आपके इसी जो टॉपिक्स के बीच में ही रहते हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जो वो आपके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो 5 कड़ियाँ या 1 मीटर की लंबाई दर्शाता है, इसी प्रकार प्रत्येक 5 मीटर, 10 मीटर तथा 15 मीटर पर एक नोक, 2 नोक तथा मध्य में गोल टिल्ला पड़ा होता है। एक नोक वाला टिल्ला 5 मीटर, 2 नोक वाला टिल्ला 10 मीटर तथा गोल टिल्ला जरीब का मध्य दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका क्या है, पहले जो 100 फुट जरीब हम देख रहे थे तो उसमें क्या 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट ऐसा था। एक नोक वाला 10 फीट, 2 नोक वाला 20 फीट। यहाँ पर क्या है, एक नोक वाला 5 मीटर, 2 नोक वाला 10, 5-5 मीटर के अंतराल पर यहाँ पर आपको टिल्ला देखने को मिलेगा। और जो गोल टिल्ला लगा होगा वहाँ पर समझ लीजिए कि उसका सेंटर है। अगर 20 मीटर की जरीब है तो वहाँ पर 10 मीटर होगा गोल टिल्ले के बाद, अगर 30 की है तो 15 मीटर होगा, इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा है इस्पात पत्ती जरीब। जो स्टील बैंड हमारा होता है, ये एक प्रकार की कड़ी रहित जरीब है। इसमें कोई लिंक्स नहीं होते, इस्पात की पत्ती होती है ये। इससे अधिक परिशुद्धता से दूरियां नापी जा सकती है। पत्ती के एक तरफ मीटर के चिन्ह होते हैं जबकि दूसरी तरफ फुट के निशान बने होते हैं। इस प्रकार इसकी सहायता से मीटर तथा फुट दोनों में दूरियां नापी जा सकती हैं। इसकी लंबाई भी 20 मीटर 30 मीटर होती है। अधिक परिशुद्धता वाले कार्यों के लिए इस जरीब का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो स्टील बैंड आपका होता है इस्पात पत्ती जरीब, इसमें दोनों मेजरमेंट होते हैं, फुट में भी और आपके मीटर में भी, और दोनों दूरियां एक साथ मापी जा सकती है इनके द्वारा, एक चेन के द्वारा, एक जो आपकी ये जरीब है इसके द्वारा। और अधिक परिशुद्धता वाले जो कार्य होते हैं वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं स्टील बैंड का। नेक्स्ट हमारा है जरीब का जांचना तथा समंजन। जो भी आपके जरीब के टेस्टिंग होते हैं और एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे जरीब आपकी कहीं छोटी है फिर बड़ी है, जैसे बार बार यूज़ करने से उसके लिंक्स खुल जाते हैं तो उसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर लिंक्स आपके जैसे दब जाएंगे, चपटे हो जाएंगे तो लंबाई उनकी कम हो जाएगी। तो कितना हम उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कितने मीटर की चेन है तो कितना एडजस्टमेंट हमको करना चाहिए।
देखिए, लगातार उपयोग में आने के कारण जरीब की निर्दिष्ट लंबाई में अंतर आ जाता है। जरीब की लंबाई अपनी मानक लंबाई से घट या बढ़ जाती है। तो उसमें कुछ आपके एडजस्टमेंट है, उसको हम साथ में लेके चलते हैं। अगर लंबाई घटती है बढ़ती है तो कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो देखिए, जो जनरली हम यूज़ करते हैं 20 मीटर और 30 मीटर की चेन, तो 20 मीटर चेन में जो आपका एडजस्टमेंट है हम करते हैं ±5 mm का, और 30 मीटर चेन में करते हैं ±8 mm का। और ये दोनों जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से और आपके सेमेस्टर एग्जाम के पर्पज़ से भी। तो ये बिल्कुल आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि 30 मीटर चेन में कितना हम संशोधन करते हैं, 20 मीटर में कितना करते हैं। तो ये आप याद रखिए, बिल्कुल 5 और 8 आप याद रखिए। और जो कम है, देखिए 20 मीटर की लंबाई कम है, 30 मीटर ज़्यादा है, तो 20 में हम कम का करेंगे और 30 में हम अधिक का करेंगे। तो 20 मीटर में हम 5 मीटर का करें, 30 मीटर में हम 8 ±8, यानी कि +8 कर सकते हैं। अगर घट गया है तो +5 कर लेंगे, अगर बढ़ गया है तो -5 करेंगे। इसलिए प्लस माइनस क्यों लगा रहता है कि अगर मान लीजिए चेन जो है आपका लंबाई बढ़ गई है तो हम इसमें से क्या करेंगे, इतना जो 5 mm है माइनस कर लेंगे। अगर चेन की लंबाई घट गई है तो 5 mm हम प्लस कर लेंगे। तो प्लस माइनस का ये मतलब है, दोनों कर सकते हैं, दोनों मतलब अलग अलग केस में। नेक्स्ट हमारा फीते। अब टेप्स के बारे में पढ़ेंगे, चेन के बारे में हम देख लिए। अब टेप क्या होता है, टेप से भी हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं और करते भी हैं। तो इसमें हम देखेंगे टेप का क्या यूज है। सामान्यतः जरीब सर्वेक्षण करते समय खसके डालने के लिए फीतों का प्रयोग किया था। जो भी ऑफसेट हम लेते हैं, जरीब सर्वेक्षण तो हम करते हैं चेन के द्वारा मेजरमेंट करते हैं, लेकिन उसके जो अगल बगल में जो आपके ऑफसेट आ जाते हैं, कोई बिल्डिंग आ गया, कोई आपका पेड़ पौधे आ गए, कोई भी नालियाँ आ गई, तो उसकी डिस्टेंस हम जैसे जरीब सर्वेक्षण कर रहे हैं एक सीध में और उसके बगल में आ गया, तो बगल में जो डिस्टेंस है उसको लेने के लिए हम क्या करते हैं, टेप का यूज कर लेते हैं। चेन आपका बहुत मान लीजिए 20 मीटर का है, 30 मीटर में ही उपलब्ध होता है। टेप आपका क्या है, टेप को आसानी से हम खोल सकते हैं, आसानी से हम दूरियां मेजर कर सकते हैं। तो उनको ऑफसेट लेने वगैरह के लिए हम टेप का यूज करते हैं। फीते से रैखिक दूरी नापने के अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर दूरी भी आसानी से मापी जा सकती है। इससे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं टेप के द्वारा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को अधिक प्रचुरता से नापने के लिए इनवर्ट टेप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर अधिक प्रचुरता से मापना है तो वहाँ पर इनवर्ट टेप का प्रयोग करते हैं। फीते अनेक पदार्थों से बनाए जाते हैं। फीता बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों के आधार पर फीते निम्न प्रकार के होते हैं। जो आपके टेप होते हैं भी अलग अलग मटेरियल के बनाए जाते हैं। जैसे आपका चेन था तो चेन की लंबाई के आधार पर हम उसको वर्गीकरण कर लिए, लेकिन जो टेप है टेप के मटेरियल के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है कि अलग अलग टाइप्स के कौन कौन से टेप होते हैं और कौन आपका सबसे सही होता है। तो चलिए देखते हैं इनके जो मटेरियल यूज होते हैं उनके आधार पर टेप कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा कपड़े का फीता यानी कि क्लोथ टेप। दूसरा हमारा धात्विक फीता मेटेलिक टेप। तीसरा हमारा इस्पाती फीता जो स्टील टेप होता है। और फिर हमारा इनवार फीता जो इनवार टेप होता है। तो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं यहाँ पर इनवार टेप का ही, इनवार फीते का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इससे आपको अधिक प्रचुरता मिल जाती है। तो ये आपका देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इनवार फीता होता है उसमें जो मटेरियल यूज होते हैं कितने परसेंट में यूज होते हैं क्या, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कंपटीशन में भी और सेमेस्टर में भी। तो ये आपको याद रखना है कि जो इनवार टेप का ही हम ज़्यादातर यूज करते हैं कोई भी डिस्टेंस मेजर करने में। और इनवार टेप आपका क्या है, एक मिश्र धातु जो एलॉय होता है आपका निकिल और इस्पात उससे मिलकर बना होता है। ठीक है, निकिल और इस्पात से ये बना होता है जो इनवार टेप होता है। और इसमें क्या होता है कि जो 36% निकिल तथा 64% इस्पात का मिश्रण होता है, इस्पात की मात्रा होती है। तो आपको याद रखना है कि जो इनवार टेप है इससे आपका अधिक परिशुद्धता से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। और ये एक मिश्र धातु निकिल और इस्पात से मिलकर बना होता है, जिसमें निकिल की जो मात्रा होती है 36% होती है और इस्पात की मात्रा 64% होती है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। नेक्स्ट हमारा फीता संशोधन। अब टेप करेक्शन क्या होता है, टेप में हम कैसे करेक्शन करते हैं, तो ये भी आगे आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। न्यूमेरिकल भी कुछ है इससे रिलेटेड, जो हम नेक्स्ट जो हमारा इसका पार्ट्स होगा चेन सर्वे का उसमें हम देखेंगे। तो देखिए टेप करेक्शन आपका क्या होता है, त्रुटियां सदैव संशोधन के विपरीत होती है। जो भी आपका करेक्शन होगा, जैसे मान लीजिए करेक्शन प्लस में है तो त्रुटियां आपकी माइनस में होंगी, करेक्शन आपके माइनस में, जैसे त्रुटियां आपके देखिए त्रुटियां प्लस में है तो करेक्शन क्या होंगे, माइनस में होंगे। त्रुटियां माइनस में है तो करेक्शन आपके मतलब अपोजिट होते हैं। विभिन्न प्रकार के फीता संशोधन निम्न है। पहला हमारा मानकीकरण संशोधन, ढाल संशोधन, ताप संशोधन, तनाव संशोधन, झोल संशोधन और आरेखन संशोधन। केवल इनका हमको जो फार्मूला है वो याद रखना है कि कौन सा संशोधन में कौन सा फार्मूला हम यूज करते हैं। तो बस वही फार्मूला लगा के जहाँ पर आपको करेक्शन करना होगा आप करेक्शन कर सकते हैं। तो ये आपके टेप करेक्शन के कुछ फार्मूले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी जो न्यूमेरिकल पूछेगा अगर उसमें पूछ लेता है कि संशोधन आपको बताना है तो वहाँ पर आपको इस फार्मूले की जरूरत पड़ती है। देखिए मानकीकरण जो संशोधन है आपका, तो इसमें आपका क्या होता है कि CST=L/C/L। तो यल आपका क्या है, कैपिटल एल आपका मापी गई कुल दूरी है, स्मॉल एल आपका फीते की निर्दिष्ट लंबाई है,
सी आपका जो है फीते की लंबाई में त्रुटि है, जो वास्तविक लंबाई और माइनस निर्दिष्ट लंबाई से जो मिल जाता है। वास्तविक लंबाई जितनी थी और जितनी निर्दिष्ट लंबाई है उसको आपस में अगर माइनस करेंगे तो वहाँ से आपको फीते की लंबाई में त्रुटि मिल जाती है। CST व सी का चिन्ह समान होगा। तो इस प्रकार से ये मानकीकरण संशोधन हम यहाँ से कर लेते हैं इस फार्मूले की मदद से, L इंटू सी अपान स्मॉल एल। दूसरा हमारा जो है ढाल संशोधन। तो ढाल का जो संशोधन होता है CS इक्वल टू एल माइनस अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, ऊर्ध्वाधर अंतर है, एल आपका ढालू दूरी है। तो ये आपको यहाँ से ढाल संशोधन भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा ताप संशोधन। तो ताप संशोधन हम कैसे करते हैं, इसके लिए फार्मूला आपका है CT इक्वल टू अल्फा इंटू TM माइनस TS इंटू एल। तो यहाँ पर CT आपका क्या है, ताप संशोधन है मीटर में, अल्फा आपका फीते के पदार्थ का तापीय प्रसार गुणांक है, TM आपका कार्य समय वायुमंडल का तापक्रम है और TS आपका फीते का मानक तापक्रम है। ये आपका जो कार्य के समय में वायुमंडल का तापक्रम है और ये आपका फीते का मानक तापक्रम है। यल आपका जो स्मॉल एल है मापी गई दूरी है। यदि TM आपका ग्रेटर देन होगा TS से तो CT आपका प्लस में होगा, जो आपका ताप संशोधन होगा प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा, और TM आपका लेस देन है TS से तो आपका ताप संशोधन होगा माइनस में होगा। तो इस प्रकार से हम हमारा ताप संशोधन का फार्मूला आपको याद रखना है कि मानकीकरण संशोधन, ताप संशोधन, ढाल संशोधन, इन सभी के लिए फार्मूला हमारा क्या यूज होता है। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। जब भी आपको न्यूमेरिकल वगैरह मिलता है उसमें संशोधन वगैरह अगर कहीं करना है तो इसी फार्मूले का हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा है खिंचाव अथवा तनाव संशोधन। तो खिंचाव या तनाव संशोधन आपका क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें जो फार्मूला है CP इक्वल टू P माइनस PS अपन A इंटू E इंटू एल, ये हमारा फार्मूला है। इसमें CP आपका क्या है, खिंचाव अथवा तनाव में संशोधन मीटर में, PS आपका मानक तनाव है, ठीक है PS, और P आपका माप के समय वास्तविक तनाव है, ए आपका फीते के अनुप्रस्थ खंड का क्षेत्रफल है, ई आपका फीते के पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक है, एल आपका मापी गई दूरी। यदि P इज ग्रेटर देन PS तो संशोधन आपका धनात्मक, और P इज लेस देन आपका जो PS है तो संशोधन आपका ऋणात्मक होगा। तो ये आपको याद रखना है, फार्मूला आपको याद रखना है जनरली सबका। ये संशोधन जो हमारा होता है अलग अलग, उसके कौन कौन से फार्मूले यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारा है झोल संशोधन। तो झोल संशोधन आपका क्या होता है, इसके फार्मूले क्या होते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में ये। झोल संशोधन W स्क्वायर एल अपान 24P स्क्वायर, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है झोल संशोधन। तो CSG आपका क्या है, झोल संशोधन मीटर में, W आपका फीते का भार है, P आपका तनाव है, एल आपका फीते की लंबाई है। नेक्स्ट हमारा आरेखन संशोधन। तो आरेखन संशोधन का ये फार्मूला है CR इक्वल टू एल माइनस अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये सभी संशोधन के फार्मूले थे जो आपके फार्मूले इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको आप जरूर नोट कर लीजिए, याद रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सुआ या तीर। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं जो हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं चेन सर्वे में, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट हमारा था चेन था, तो चेन के बारे में पूरा डिटेल हम पढ़ लिए। चेन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से चेन होते हैं। फिर हमारा टेप था, टेप के बारे में पढ़ लिए। अभी हम एरो के बारे में पढ़ रहे हैं, एरो का क्या यूज है, एरो होता क्या है। तो पूरा हम इनको डायग्राम के साथ देखेंगे। तो देखिए, सर्वेक्षण क्षेत्र में जरीब द्वारा भूमि पर मापी गई दूरी को दर्शाने या निशानदेही करने के लिए सुआ का प्रयोग किया जाता है। एक सर्वे पार्टी के साथ 10 सुए होते हैं, जो एक सर्वे पार्टी होती है उनके साथ 10 सुए वो लेके चलते हैं। IS 1842-1961 के अनुसार सुआ 4 mm मोटे इस्पात तार का बनाया जाता है। इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। जो सुआ होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर होती है। सुए का एक सिरा नुकीला जमीन में धंसने के लिए होता है, दूसरे सिरे पर तार को मोड़कर 5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला बनाया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ सुआ होता है जो आपको फिगर में दिख रहा है, इस प्रकार से रहता है ये। इसका एक सिरा ऐसे मोड़ दिया जाता है और ये एक सिरा आपका इस प्रकार से रहता है। तो ये आपका टोटल जो लेंथ इनकी है 40 सेंटीमीटर होती है, ये लेंथ इनकी 40 सेंटीमीटर है, और इनका जो डया है 50 mm का है। तो आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर का व्यास का एक गोल होता है। इनका एक सिरा नुकीला जमीन में धंसाने के लिए दूसरे सिरे पर तार को मोड़कर 5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला बनाया जाता है, जिससे हम इसको आसानी से पकड़ सकें। तो इस प्रकार से इसको हम जमीन में धंसा देते हैं। कहीं पर मार्किंग वगैरह करनी होती है तो वहाँ पर हम इसको धंसाते हुए चलते हैं। और एक सर्वे पार्टी जो होती है उनके साथ आपके, ये आपसे पूछा जाता है, एक सर्वे पार्टी के साथ आपके 10 सुए होते हैं, 10 सुए वो लेके चलते हैं। तो ये आपका होता है सुआ या तीर, जिसको हम एरो या मार्किंग पिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा पेक्स यानी कि खूटियाँ। तो इनका क्या यूज है पेक्स का, तो देखिए खूटियाँ गोलाकार या वर्गाकार लकड़ी की बनाई जाती है,
जिनकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक होती है, तथा खंड जो होता है 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर तक होता है। जो इनकी लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर से कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर तक इनकी लंबाई होती है पेक्स की। और इसका यूज़ क्या करते हैं, जो भी सेंटरिंग वगैरह करते हैं, जैसे मान लीजिए हम सेंटरिंग कर रहे हैं तो सेंटर को फाइंड करने के लिए, सेंटर को दर्शाने के लिए वहाँ पर हम पेक्स को लगा देते हैं, जिससे सेंटर हमारा मतलब कहीं गायब ना हो। यह लकड़ी की खुटिया सर्वेक्षण स्टेशन को दर्शाने के लिए जमीन में लगाई जाती है। खुटी को जमीन में धंसाने के लिए लकड़ी का हथौड़ा प्रयोग में लाया जाता है। धंसाने के उपरांत खुटी का कम से कम 5 सेंटीमीटर भाग जमीन तल से ऊपर रखा जाता है, जिससे आपका ऐसा नहीं कि पूरा जमीन में धंसा देंगे, कुछ भाग इनका ऊपर रखेंगे जिससे हमको दूर से वो खुटिया नजर आए। फिर कहीं पर भी हम अपना जो सर्वे करके आ रहे हैं, फिर हमको अगर उस स्टेशन का पता लगाना है तो अगर खुटियाँ ऊपर रहेंगी तो आसानी से हमको मिल जाएगा वो हमारा स्टेशन। तो ये हमारा होता है पेक्स। पेक्स कुछ इस प्रकार से होता है और इनकी जो लंबाई होती है 15 से 20 मीटर होती है और इनका जो सेक्शन होता है, खंड होता है 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर का होता है और ये सिरा का नुकीला होता है जिससे हम इसको जमीन में धंसा सकें। और इनको धंसाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा मैलेट होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है जो इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होता है चेन सर्वे में, आरेखन दंड या छड़, रेंजिंग रॉड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके द्वारा हम रेंजिंग करते हैं। तो ये आपका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप याद रखिए, एग्जाम में भी पूछा जाता है रेंजिंग रॉड क्या होता है और इसी के द्वारा ही हम रेंजिंग करते हैं। रेंजिंग रॉड नहीं रहेगा तो रेंजिंग हम नहीं कर पाएंगे। देखिए, आरेखन छड़ को आरेखन दंड भी कहते हैं। यह गोलाकार या अष्टभुजाकार होती है। आरेखन दंड लकड़ी या लोहे के पाइप की 2 मीटर से 3 मीटर, ठीक है। जो आरेखन दंड होती है, रेंजिंग रॉड होती है, इनकी जो लंबाई होती है 2 मीटर से 3 मीटर लंबाई तक होती है। इसके निचले नुकीले सिरे को शू कहते हैं। आरेखन दंड की पूरी लंबाई पर 20 सेंटीमीटर अंतराल, ठीक है, आरेखन दंड की जो पूरी लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर अंतराल से लाल या काला रंग कर दिया जाता है। तो पहले ही आपको बताया गया कि जो रेंजिंग रॉड होते हैं, इसमें याद आपको क्या रखना है, रेंजिंग रॉड के द्वारा ही हम रेंजिंग करते हैं, ठीक है। जैसे ये जो आपका दिख रहा है ये पेन, इसी प्रकार से कुछ रेंजिंग रॉड होगा, ठीक है। और ये गोलाकार या अष्टभुजाकार हो सकता है। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स में इनको हम कलर किए रहते हैं 2 कलर में, या तो वाइट और रेड से, या फिर वाइट और ब्लैक से हो सकता है, या फिर ब्लैक और रेड से भी हो सकता है। 2 कलर होता है। तो एक जो पार्ट्स होता है इनका एक कलर का, वो 20 सेंटीमीटर उनकी लंबाई होती है एक पार्ट्स की, और टोटल जो लेंथ होती है हमारी रेंजिंग रॉड की वो 2 से 3 मीटर हो सकती है। 2 मीटर की भी हो सकती है, 3 मीटर की भी हो सकती है रेंजिंग रॉड, ठीक है। तो यही हमारा रेंजिंग रॉड होता है और रेंजिंग करने के ये काम में आता है। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि रेंजिंग रॉड की जो लंबाई होती है 2 से, ये लोहे के पाइप होते हैं, लोहे या लकड़ी दोनों के हो सकते हैं, आजकल लोहे के ही ज़्यादातर यूज होते हैं। तो 2 मीटर से 3 मीटर इनकी लंबाई होती है और इनके जो पार्ट्स होते हैं पूरी लंबाई पर 20-20 सेंटीमीटर के अंतराल से काला या लाल कलर इनका कर दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि एक जो पार्ट्स होते हैं उनके कलर किए गए, उसकी जो लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट हमारा है लंब छड़ या खसका दंड, जिसको हम ऑफसेट रॉड के नाम से जानते हैं। ये रेंजिंग रॉड की तरह होता है, लेकिन क्या है कि इसकी लंबाई में थोड़ा सा आपको चेंजेस मिलेगा और इनका यूज जो होता है अलग जगह होता है। देखिए, खसका दंड बिल्कुल आरेखन दंड की तरह होता है, लेकिन इसकी लंबाई 2 मीटर होती है, ठीक है। इसमें ये फिक्स है। तो आपको डिफरेंस यहाँ पर अब पता चल गया होगा कि जो रेंजिंग रॉड है उसकी लंबाई 2 से 3 मीटर होती है और जो ऑफसेट रॉड है उसकी लंबाई केवल 2 मीटर होती है। तो ये आपको याद रखना है। अगर ठीक है, 2 से 3 मीटर कहीं पर भी आता है तो आपका रेंजिंग रॉड होगा। रेंजिंग रॉड आपका 2 मीटर का भी हो सकता है, 3 मीटर का भी होगा, लेकिन जो ऑफसेट रॉड है केवल 2 मीटर का होता है। इसकी लंबाई आपको याद रखनी है। इसके ऊपरी सिरे पर एक खांचा बना दिया जाता है। ये खांचा आपका रेंजिंग रॉड में नहीं होता है। तो अभी आपको फिगर में दिखाया जाएगा क्या डिफरेंस है रेंजिंग रॉड और ऑफसेट रॉड में। तो इसके ऊपरी सिरे पर एक खांचा बना दिया जाता है जिसकी सहायता से झाड़ियों में अटकी हुई चेन को फंसाकर निकाल लिया जाता है। खसका दंड पर भी 20-20 सेंटीमीटर के अंतराल पर, इस पर भी जो आपके कलर किए गए पार्ट्स होंगे, तो एक पार्ट्स की जो लंबाई होगी 20 ही सेंटीमीटर होगी, इसमें कोई चीज़ नहीं है। तो 20-20 सेंटीमीटर के अंतराल पर काला या लाल रंग कर दिया जाता है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं फिगर में कि रेंजिंग रॉड और ऑफसेट रॉड आपका किस प्रकार से होता है और क्या डिफरेंस है इसमें। देखिए, 2 रॉड आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये आपका रेंजिंग रॉड है, ये आपका ऑफसेट रॉड है। सबसे पहले अगर हम रेंजिंग रॉड की बात करें तो रेंजिंग रॉड आपका क्या होता है, अष्टभुजाकार या फिर गोलाकार लकड़ी या लोहे का छड़ होता है और इसकी जो टोटल लंबाई होती है 2 से 3 मीटर तक हो सकती है। और इसमें जो पार्ट्स होते हैं जैसे अलग अलग देखिए पार्ट्स बनाए गए, एक ब्लैक है तो एक रेड होगा, तो एक ब्लैक है तो एक रेड, फिर
या फिर ब्लैक और वाइट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए वाइट है, ब्लैक है, वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, इस प्रकार से। और इनका नीचे का जो सिरा होता है नुकीला होता है, जिससे ज़मीन में आसानी से धंसाया जा सके। तो जो एक पार्ट होता है ब्लैक या फिर वाइट वाला, सभी पार्ट्स 20-20 सेंटीमीटर के होते हैं और टोटल लंबाई 2 से 3 मीटर होती है। और इसको हम रेंजिंग करने के काम आते हैं। जो सीध हम निकालते हैं उसके काम ही आते हैं। जो दूसरा हमारा है ऑफसेट रॉड, ये रेंजिंग रॉड की ही तरह होता है। इसमें भी आपके कलर किए गए पार्ट्स मिल जाएंगे, ब्लैक वाइट ऐसे। और इसका भी सिरा नुकीला है नीचे का, जिससे हम जमीन में धंसा सके। इसको मेटेलिक शू बोलते हैं। और इसकी जो लंबाई होती है 2 मीटर केवल होती है। इसमें 2 से 3 मीटर और ये केवल 2 मीटर। और इसमें ऊपर की तरफ एक खांचा कटा होता है। देखिए ये ऑफसेट रॉड की पहचान है। ये हमारा ऑफसेट रॉड है, लंबाई छोटी होगी इनकी, और इसमें ऊपर की तरफ खांचा कटा होगा तो हमारा ऑफसेट रॉड होगा, रेंजिंग रॉड नहीं होगा। जिसमें नहीं कटा है वो हमारा रेंजिंग रॉड होता है। तो ये आप याद रखेंगे। और ये हमारा इसका यूज क्या होता है, कहीं पर झाड़ियों में अगर चेन वगैरह फंस गई, आप चेनिंग कर रहे हैं, तो इससे हम क्या करते हैं, उसमें चेन को फंसाकर इससे झाड़ियों से खींच सकते हैं चेन को, ठीक है। और यहाँ पर हम इसका ऑफसेट लेने के लिए भी यूज करते हैं ऑफसेट रॉड का। तो ये हो गया हमारा रेंजिंग रॉड और ऑफसेट रॉड। नेक्स्ट हमारा है प्लम बॉब, यानी कि साहुल। क्या होता है, तो ढालू तथा उबड़ खाबड़ भूमि पर स्थित बिंदु को ठीक नीचे भूमि पर साहुल की सहायता से स्थानांतरित किया जाता है। साहुल को केंद्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो साहुल होता है, जो प्लम बॉब जिसको हम बोलते हैं, इसका प्रयोग हम सेंटरिंग करने के लिए करते हैं। जब भी हम सर्वेक्षण कार्य करते हैं तो वहाँ पर सेंटरिंग के लिए जो आपके पॉइंट होते हैं ज़मीन पर, उसको सीट पर उतारने के लिए, तो इस वहाँ पर हम सेंटरिंग करते हैं। सेंटरिंग के लिए हम साहुल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर साहुल को आप फिगर में देख सकते हैं, इस प्रकार से कुछ होता है प्लम बॉब। और इसी की वजह से हम सेंटरिंग करते हैं और सीध निकालते हैं। सीध भी निकालना हो तो आपको इसी की मदद से हम निकालते हैं, जो भी आपके कोई भी सीध वगैरह निकालना होता है। तो ये हमारे हो गए रेंजिंग रॉड, ऑफसेट रॉड और प्लम बॉब। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है समकोण डालने के उपकरण। जो आपके समकोण डालने के उपकरण है, राइट एंगल जिससे हम डालते हैं, तो कौन कौन से उपकरण होते हैं उसको हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है समकोण डालने के उपकरण। तो पहला हमारा है खुला गुनिया, जिसको हम ओपन क्रॉस स्टाफ के नाम से जानते हैं। फिर हमारा फ्रेंच आर ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ, यानी कि फ्रेंच यंत्र। एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, समंजनीय गुनिया यंत्र। प्रकाशीय गुनिया, ये जो हमारे ऑप्टिकल स्क्वायर होते हैं। तो ये हमारे होते हैं समकोण डालने के उपकरण। तो एक एक करके हम फिगर के साथ देखेंगे कि कौन से उपकरण का क्या यूज़ है, ठीक है। तो पहला हमारा है खुला गुनिया। पहले आप याद रखेंगे कि समकोण डालने के लिए हम 4 तरह के उपकरण का यूज़ करते हैं, ये आप याद रखना है। खुली गुनिया आपकी क्या होती है, ओपन क्रॉस स्टाफ क्या होता है, सर्वेक्षण रेखा से लंब डालने के लिए यह उपकरण प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण में 2 जोड़ी खड़ी दृश्य झिर्रियाँ एक दूसरे से समकोण पर बनी होती है। तो जो सर्वेक्षण रेखा से लंब डालना होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ओपन क्रॉस स्टाफ का प्रयोग हम करते हैं लंब डालने के लिए सर्वेक्षण रेखा से। तो इस प्रकार से ये फिगर में आपको दिखाई गई, ये आपका ओपन क्रॉस स्टाफ है। और इसमें क्या है कि इस उपकरण में 2 जोड़ी खड़ी दृश्य झिर्रियाँ लगी होती है, यानी कि 2 जोड़ी है, एक आपका इधर और एक आपका इधर। तो आमने सामने इसमें झिर्रियाँ लगी होती है। देखिए एक पतली झिर्री है यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी मोटी होगी, यानी कि इधर से इधर हम देख सकते हैं, इनका रेंजिंग कर सकते हैं, इधर से इधर, मतलब समकोण डाल सकते हैं जो भी आपके राइट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हुए इधर की तरफ या फिर यहाँ से देखते हुए इधर की तरफ, दोनों तरफ से हम देख सकते हैं 2 जोड़ी इसमें लगी होती है। इसी प्रकार से आपका कुछ क्रॉस स्टाफ होता है, ओपन क्रॉस स्टाफ, और जिसकी वजह से हम राइट एंगल यहाँ पर डालते हैं। कोई भी आपका सर्वेक्षण कार्य करते हैं वहाँ पर समकोण डालना है तो इसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्रेंच या अष्टभुजाकार यंत्र। तो फ्रेंच, इसका प्रयोग क्या होता है, इस प्रकार की गुनिया में एक खोखली 8 फलकों वाली एक नलिका होती है, जिसके आमने सामने वाले फलकों में ऊर्ध्वाधर झिर्री कटी होती है। इस गुनिया में एक दूसरे से 45 डिग्री पर कोण बनाते हुए, इसमें क्या करते हैं कि एक दूसरे से 45 डिग्री पर कोण बनाते हुए 4 दृष्ट रेखाएं होती हैं। इस गुनिया से समकोण के अलावा 45 डिग्री तथा 135 डिग्री का कोण भी डाला जा सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, समकोण के लिए तो इसको प्रयोग करते ही हैं, लेकिन इसमें समकोण के अलावा 45 से 145 तथा 135 डिग्री का कोण भी हम इससे बना सकते हैं। अगर कहीं पर भी आपको बनाना है 45 डिग्री और 135 डिग्री का कोण, तो उसमें हम कहाँ क्या यूज़ करेंगे, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका कुछ फ्रेंच क्रॉस स्टाफ का भी फिगर हम देख लेते हैं। ये आपका है, इसमें क्या होती है कि खोखली 8 फलकों वाली एक नलिका होती है, और जिसमें आमने सामने के जो फलक होते हैं उस पर झिर्रियाँ बनी होती है, होल बने होते हैं, जिसकी वजह से हम देख के और वहाँ से समकोण डाल सकते हैं। फिर 45 डिग्री और 135 डिग्री का कोण बना सकते हैं। एक दूसरे से ये 45 डिग्री पर कोण बनाते हुए 4 दृष्ट रेखाएं होती है इसमें, तो इसलिए हम इससे 45 और 135 दोनों डिग्री का कोण यहाँ से हम निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा समंजनीय गुनिया यंत्र, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। तो ये क्या होता है, इस गुनिया में पीतल के 2 बेलन एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं, जिसमें एक बेलन 8 सेंटीमीटर व्यास तथा दूसरा 5 सेंटीमीटर व्यास का होता है। 2 बेलन लगे होते हैं। ऊपरी बेलन पर एक वर्नियर लगा होता है तथा नीचे वाले बेलन पर डिग्री व
उसके उपखंडों के निशान बने होते हैं। इस प्रकार इस गुनिया से किसी भी अंश का कोण बनाया जा सकता है। किसी भी डिग्री का कोण बनाना हो, किसी भी अंश का कोण बनाना हो तो इस गुनिया का हम प्रयोग करते हैं। किसका? समंजनीय गुनिया यंत्र। इससे हम क्या करते हैं, एक तो आपका 90 डिग्री का एंगल तो डालेंगे। अगर किसी भी एंगल का कोण बना ले रहे हैं तो 90 डिग्री का भी इससे बना सकते हैं, तो इसलिए हम कोण डालने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। ये आपका देखिए एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ है और हर प्रकार के एंगल बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो हमारे ओपन क्रॉस स्टाफ है इसका प्रयोग केवल हम 90 डिग्री का कोण डालने के लिए करते हैं। जो आपको फ्रेंच क्रॉस स्टाफ है इसका प्रयोग हम 45 डिग्री और 135 डिग्री का कोण भी इससे हम बना सकते हैं और समकोण भी डाल सकते हैं। जो हमारे एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ है इससे हम किसी भी डिग्री का कोण बना सकते हैं और इससे हम 90 डिग्री का कोण, अगर किसी भी डिग्री का बना ले रहे हैं तो 90 डिग्री भी बनेगा, इसीलिए हमको इसको समकोण डालने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि किससे हम कितनी डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है प्रकाशीय गुनिया यानी कि ऑप्टिकल स्क्वायर। तो सर्वेक्षण कार्य करते समय अधिक परिशुद्धता से कोण डालने के लिए प्रकाशीय गुनिया का प्रयोग किया जाता है। यह उपकरण प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें एक लाइन आपका इंपॉर्टेंट है कि जो ऑप्टिकल स्क्वायर होता है वो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन पर ये कार्य करता है। जो प्रकाशीय गुनिया होता है ऑप्टिकल स्क्वायर, जिसकी मदद से हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, राइट एंगल डालते हैं। प्रकाशीय गुनिया निम्न 3 प्रकार की होती है। पहला हमारा गोल प्रकाशीय गुनिया, भारतीय प्रकाशीय गुनिया और प्रिज्मीय प्रकाशीय गुनिया। तो ज़्यादातर हम इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी आपके 4 इंस्ट्रूमेंट थे जिससे हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिससे हम कुछ अलग डिग्री के एंगल बनाते हैं। तो आपको सभी चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है जरीब सर्वेक्षण की विभिन्न प्रक्रियाएं। अब हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ लिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो डिफिनीशन थे उसको देख लिए। अब हम प्रोसेस को देखेंगे कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, कौन कौन से वर्क करते हैं हम चेन सर्वे के द्वारा। तो पूरा डिटेल आगे हम देखेंगे। तो आज केवल लास्ट टॉपिक हम देख रहे हैं जरीब सर्वेक्षण की विभिन्न प्रक्रियाएं। प्रोसेस को केवल हम पढ़ ले रहे हैं कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, और आगे हम देखेंगे कि इस प्रोसेस को हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दूसरे पार्ट में। तो देखिए पहला हमारा है वीक्षण यानी कि रिकॉग्निजेंस, जो हम पहले हम जनरली जाके जो भी हमारा सर्वेक्षण क्षेत्र होता है उसको हम देख लेते हैं। दूसरा हमारा सर्वेक्षण स्टेशनों का चुनाव तथा चिन्ह, स्टेशनों का चुनाव करते हैं, उनका चिन्ह मार्किंग करते हैं। स्टेशनों की स्थिति खाके जो भी लोकेशन वगैरह होता है उनका रेफरेंस स्केचेज बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेशन के बीच आरेखन, उनके बीच हम रेंजिंग करते हैं। विभिन्न रेखाओं की दूरियां जो मापना, विभिन्न जो रेखाएं होती हैं उनकी चेनिंग करते हैं, कस के लेते हैं। क्षेत्र मापी में मापे और अन्य विवरण दर्ज करना, जो फील्ड बुक होता है सारे मेजरमेंट लेके जो भी आपके मेजरमेंट होते हैं फील्ड बुक में हम उसको नोट करते हैं, और फिर हम आलेखन करके नक्शा बनाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हमको करने होते हैं चेन सर्वे में। इस प्रकार से जाके हमारा एक सर्वे कंप्लीट होता है। ये सभी प्रोसेस है, उसके स्टेप हैं चेन सर्वे के ऑपरेशंस है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक थे आपके चेन सर्वे के। अभी और भी टॉपिक हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जो हम सेकंड जो पार्ट्स होगा हमारा चेन सर्वे का उसमें हम पढ़ेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और भी अपडेट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे जो भी आपकी क्लास की अपडेट होती है वो आपको टेलीग्राम पर मिलती रहती है। और जो भी आपकी क्वेरी है आप वहाँ से पूछ भी सकते हैं। तो आप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं।